आप देख रहे हैं गुड नॉलेज फॉर यू सचिन के साथ। आज हम आपको हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन कराएंगे। 15 क्वेश्चन जो ये परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन बी लाला हरदयाल ने, ऑप्शन सी बीकाजी कामा ने, ऑप्शन डी ए.ओ. ह्यूम ने। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बीकाजी कामा। बीकाजी कामा इसका ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन होगी, बीकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट, जो कि जर्मनी में है, की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। फ्री इंडिया सोसाइटी इंग्लैंड में भारतीय छात्रों का एक राजनीतिक संगठन था जो ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध था। शुरुआत में यह एक बौद्धिक समूह था जो बीकाजी कामा के नेतृत्व में आकर एक क्रांतिकारी संगठन बन गया था। फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1906 ईस्वी में वी.डी. सावरकर यानी कि वीर दामोदर सावरकर ने की थी। चूँकि आगे चलकर यह संगठन बीकाजी कामा के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी संगठन बन गया। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर सरकारी इस्लामी प्रथाओं का संचालन कराया था, कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन या डी नसरुद्दीन शाह। इसका सही आंसर होगा सी बलबन। बलबन ने दिल्ली में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया था। बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया था। अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए और उन्हें कठोरता से लागू किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे और उसने उनकी कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा जैसी भूमि पर लेटकर आवेदन करना और पैबोश जैसी सुल्तान के चरणों को चूमना जैसी रीतियां आरंभ की थी। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार, जिसे हम नौरोज कहते हैं, बड़ी शान शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 3, चोल शासक प्रबल अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे चोल शासक? ऑप्शन ए शैव धर्म के, बी जैन धर्म के, सी बौद्ध धर्म के, ऑप्शन डी या शाक्त धर्म के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शैव धर्म के। इसकी एक्सप्लेनेशन होगी, चोल शासक कट्टर शैव थे। चोल शासक विजय आल्या के वंश के चोल शासकों में परम शैव होने तथा उनके उदार संरक्षण देने के कारण ही शैव धर्म द्रविड़ देश के अधिकांश निवासियों का व्यक्तिगत धर्म बन गया था। क्वेश्चन नंबर 4, पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रशस्त किया गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल द्वारा, बी जिन्ना द्वारा, सी लियाकत अली द्वारा या डी शौकत अली द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद इकबाल द्वारा। एक्सप्लेनेशन होगी, प्राय कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने वर्ष 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहा था, यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है कि भारतीय मुसलमानों को अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है,
तो मेरी इच्छा यह होगी कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक पृथक राज्य बना दिया जाए, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर अथवा बाहर। एक उत्तरी पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य का गठन मुझे कम से कम उत्तरी पश्चिमी भारत में मुस्लिमों का अंतिम लक्ष्य प्रतीत होता है। ये जो थे इकबाल के कथन थे। और यद्यपि भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र, जिसका शीर्षक नाउ और नेवर में प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी धर्मपाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली, जिसे नवरत्न कहा जाता था, निवास करती थी। इसमें कालिदास, धन्वंतरी, महावीर, वाराहमीर, अमर सिंह, क्षपणक, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वररुचि जैसे विद्वान थे। ये नवरत्न संभवतः उज्जैन दरबार को सुशोभित करते थे, जो विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त काल में सार्थवाह कहा जाता था। गुप्त काल में सार्थवाह किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए जिला प्रशासन का प्रमुख, ऑप्शन बी व्यापारी कारवां का प्रमुख, सी समिति का प्रमुख, डी श्रेणी का प्रमुख। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यापार कारवां का प्रमुख को सार्थवाह कहा जाता था। ऑप्शन बी। इसकी एक्सप्लेनेशन होगी, गुप्त काल में व्यापारिक कारवां के प्रमुख को सार्थवाह कहा जाता था। गुप्तकालीन आंतरिक व्यापार श्रेष्ठी, सार्थवाह और कुलीक निगम के माध्यम से संगठित होता था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमा निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए दुर्जनपुर से, ऑप्शन बी उदयगिरी से, ऑप्शन सी विदिशा से, ऑप्शन डी सांची से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्जनपुर से। इसकी एक्सप्लेनेशन होगी, बेसनगर के पास जो विदिशा में स्थित है, दुर्जनपुर नामक स्थान से 3 जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिनकी चरण चोटियों पर गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में 3 लेख उत्कीर्ण है। इनमें महाराज धीराज रामगुप्त नामक एक राजा का उल्लेख भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, चोलों के समय उर की कार्यकारिणी क्या कहलाती थी? यानी कि उर जो थी चोलों के समय कार्यकारिणी क्या कहलाती थी? इसके ऑप्शन ए नगरम, बी सभा, सी महासभा, डी आलुंगणम। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आलुंगणम। चोलों के समय उर जो थी आलुंगणम कहलाती थी। एक्सप्लेनेशन होगी इसकी, चोल अभिलेखों में मोटे तौर पर 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। वे है उर, सभा या महासभा और नगरम। उर एक सामान्य प्रकार की ग्राम सभा थी। उर की कार्यकारिणी समिति को आलुंगणम कहा जाता था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसके ये हैं, सभा या महासभा गाँव के विद्वान ब्राह्मणों की सभा थी। यह अग्रहार ग्रामों में होती थी। ऐसे ग्रामों को ब्रह्मदेव या मंगलम भी कहा जाता था। गाँवों के अतिरिक्त गाँवों की गतिविधि की देखरेख महासभा की कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वारियम कहा जाता था। वारियम के सदस्य की कार्यावधि 3 वर्ष होती थी। नगरम व्यापारी समुदाय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सभा थी। क्वेश्चन नंबर 9,
निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित है? ऑप्शन ए मक्खली गोसाल, बी पूरण कश्यप, सी पकुद कच्चायन, डी अजित केश कम्बलिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मक्खली गोसाल जो है गौतम महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित है। व्याख्या होगी मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी। आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। यह संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। क्वेश्चन नंबर 10, किस युद्ध के बाद मैसूर के टीपू सुल्तान को सहायक राज्य बनाने के लिए बाध्य किया गया? ऑप्शन ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका सही आंसर होगा डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसकी एक्सप्लेनेशन होगी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान को सहायक राज्य बनाने के लिए बाध्य किया गया। सन 1972 ईस्वी की पराजय के बाद टीपू सुल्तान ने फ्रांस, कस्तूनिया और अफगानिस्तान के शासकों के साथ इस अभिप्राय से संधि का प्रयास किया था कि भारत से अंग्रेजों को निकाल दिया जाए। वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान आश्रित संधि व अस्वीकार को युद्ध का कारण बना लिया। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किस उपनिषद में वर्णित कैकेयी जनपद का एक राजा दार्शनिक था? ऑप्शन ए जाबाली परवाहन, ऑप्शन बी जमदाग्नि, ऑप्शन सी श्रुतसेन, ऑप्शन डी अशुपति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अशुपति। एक्सप्लेनेशन होगी, उत्तर वैदिक काल में अनेक राजा हुए जो ब्रह्म ज्ञान तथा आध्यात्म चिंतन से जुड़े थे, जिनमें प्रमुख थे विदेह के जनक, कैकेयी के अशुपति, काशी के जातशत्रु। उत्तर वैदिक काल में पंचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक परवाहन जाबली था। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका ऑप्शन होगा ए सरोजिनी नायडू, बी विजयलक्ष्मी पंडित, सी एनी बेसेंट या डी इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड से थी। श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड से थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग उन्होंने गठन किया तथा 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे कलंदर कहा जाता है? ऑप्शन ए बाबर को, ऑप्शन बी अकबर को, सी हुमायूं को, डी शाहजहां को। कलंदर की उपाधि किस बादशाह ने ग्रहण की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बाबर ने। इसकी एक्सप्लेनेशन होगी, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1556 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रणक्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया।
27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया, पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का सबसे प्रमुख कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था। बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा कर रहा था। इस विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने हुमायूं तथा अन्य अधिकारियों को पुरस्कार स्वरूप धनराशि एवं जागीरें प्रदान की। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 14, किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड विलिंगटन, डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलिंगटन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण समाप्त घोषित किया गया। गांधी जी के भारत आगमन से उत्पन्न स्थिति एवं नए सविनय अवज्ञा आंदोलन होने के भय से तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलिंगटन द्वारा कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड रिपन या डी लॉर्ड मिंटो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल में 1800 जो इनका कार्यकाल था 1899 से 1905 ईस्वी में भारत की आकांक्षाओं को पूर्णतः वेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कर्जन के काल में पारित हुआ था। इस अधिनियम द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम कर दी गई, जिससे यूरोपीय सदस्यों को बहुमत मिला। इस प्रकार कलकत्ता को एंग्लो इंडियन हाउस के रूप में जाना जाने लगा। ये थे 15 क्वेश्चन ये हमारे 15 क्वेश्चन थे जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।